प्रियजनों, आज मेरे एक शिष्य ने एक प्रश्न पूछा है और वह प्रश्न इतना गहरा है, इतना जरूरी है कि मैंने सोचा इसे केवल उस शिष्य को नहीं बल्कि तुम सबको सुनाना चाहिए। प्रश्न यह है, गुरुदेव, हम आजादी कैसे मिली ये तो पढ़ते हैं, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये क्यों नहीं पढ़ते? रुको, एक पल के लिए रुको। यह प्रश्न छोटा लगता है, लेकिन इसमें पूरे भारत का दर्द है। इसमें हजारों साल की चुप्पी है। इसमें वह घाव है जो भरा नहीं बल्कि छुपाया गया। आज मैं तुमसे वह बात करने आया हूं जो कोई नहीं करता, जो किताबें नहीं बताती, जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। आज हम उस गहरी खाई में झांकेंगे जहां से गुलामी की शुरुआत होती है, और मैं तुमसे वादा करता हूं आज की यह बात तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। इसलिए नहीं कि मैं कोई चमत्कार करने आया हूं, बल्कि इसलिए कि जब इंसान को सच दिखता है तो वह खुद बदल जाता है। तो आओ, आज हम उस गुलामी की जड़ को समझें जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राज्य था, बहुत समृद्ध, बहुत शक्तिशाली। उस राज्य के लोग वीर थे, ज्ञानी थे, कलाकार थे। उनके पास सब कुछ था, सोना था, अनाज था, विद्या थी, संस्कृति थी। लेकिन एक दिन एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत चालाक था। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने सेना नहीं लाई, उसने बस एक काम किया। उसने उन लोगों की जरूरतें बढ़ा दी। उसने कहा, तुम्हारे पास ये नहीं है, वह नहीं है, हम देते हैं, लेकिन इसके बदले थोड़ा सा। और वह थोड़ा सा धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि पूरा राज्य उसके हाथ में आ गया। यह कहानी किसी एक राज्य की नहीं है, यह भारत की कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो आज भी गुलाम है और उसे पता भी नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम आजाद हो? मत हंसो, जरा सोचो, तुम्हारी सुबह किसकी मर्जी से होती है? तुम्हारी नौकरी किसकी शर्तों पर है? तुम्हारे विचार किसकी भाषा में है? तुम्हारे सपने किसने तय किए हैं? तुम्हारी खुशी किस पर निर्भर है? अगर इन सवालों का जवाब मैं नहीं है, तो तुम उसी गुलामी में हो जिसमें भारत सैकड़ों साल रहा। गुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं होती। गुलामी तब होती है जब तुम अपने ही मन में किसी और की आवाज सुनते हो। भारत जब गुलाम हुआ तो वह एक दिन में नहीं हुआ, एक झटके में नहीं हुआ। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे किसी के घर में दीमक लगती है। ऊपर से घर मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका होता है। अंग्रेज जब आए तो पहले वे व्यापारी बनकर आए। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुना है? यह कोई सेना नहीं थी, यह एक कंपनी थी, बस व्यापार करने आई थी। और उन्होंने हमारे राजाओं से कहा, हमें बस थोड़ी जमीन दो, थोड़ा व्यापार करने दो। राजाओं ने सोचा, क्या हर्ज है, व्यापार तो अच्छी बात है, और यहीं से गुलामी की नींव पड़ी। लेकिन सुनो, यह केवल राजाओं की गलती नहीं थी, यह उस मानसिकता की गलती थी जो कहती है जो बाहर से आया है वह बेहतर है। यह वह सोच थी जो कहती है हम तो ऐसे ही हैं, हमें क्या पता। और यही सोच आज भी जीवित है। आज भी हम विदेशी चीजें देखकर आंखें चमका लेते हैं। आज भी हम अंग्रेजी में बात करके खुद को ऊंचा समझते हैं। आज भी हम अपनी परंपराओं को पुरानी कहकर नकार देते हैं और बाहरी संस्कृति को आधुनिक कहकर अपना लेते हैं। यही गुलामी है, और यह गुलामी आजादी के बाद भी नहीं गई। एक और कहानी सुनो। एक बार एक शेर के बच्चे को भेड़ों के झुंड ने पाल लिया। वह शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहा, उन्हीं की तरह घास खाता, उन्हीं की तरह डरता, उन्हीं की तरह मिमियाता। एक दिन एक बड़ा शेर जंगल से आया। उसने देखा यह तो शेर का बच्चा है। उसने उसे बुलाया और कहा, देख, शेर है। उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तो भेड़ हूं। शेर उसे नदी के पास ले गया और कहा, पानी में देख, तेरी परछाई किसकी है? उस बच्चे ने पानी में देखा और पहली बार उसे अपना असली रूप दिखा। भारत के साथ यही हुआ। हमें इतने सालों तक यह सिखाया गया कि हम भेड़ हैं, कि हम पिछड़े हैं, अनपढ़ हैं, बर्बर हैं, और हम भूल गए कि हम शेर थे। लेकिन आज का प्रश्न यह नहीं है कि हम कमजोर क्यों हुए। आज का प्रश्न यह है, हम कमजोर हुए कैसे? क्योंकि जब तक हम कैसे नहीं समझते, तब तक हम उसी जाल में फिर फंस सकते हैं। इतिहास हमें 1857 की क्रांति पढ़ाता है, लेकिन यह नहीं पढ़ाता कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ था। वह लड़ाई अंग्रेजों ने तलवार से नहीं जीती, उन्होंने हमारे ही एक सेनापति मीर जाफर को खरीद कर जीती।
गुलामी तब शुरू होती है जब हम अपने ही लोगों को बेचने लगते हैं। गुलामी तब शुरू होती है जब हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी जाति, अपने देश, अपने धर्म को भूल जाते हैं। और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन की भी बात है। क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया अपने स्वार्थ के लिए? क्या तुमने कभी किसी का साथ छोड़ा जब उसे तुम्हारी जरूरत थी? क्या तुमने कभी सच को दबाया इसलिए कि झूठ बोलना आसान था? यह भी एक गुलामी है, अपने स्वार्थ की गुलामी, अपने डर की गुलामी। और यही वह गुलामी है जो भारत को सैकड़ों साल पहले मिली थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, कि उनके पास बड़ी सेना थी, बड़े हथियार थे। लेकिन एक सच यह भी है, जब अंग्रेज भारत आए उस समय भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 25% थी। हम विज्ञान में आगे थे, गणित में आगे थे। हमने ही शून्य खोजा था, हमने ही दशमलव प्रणाली दी थी। हमारे कपड़े इतने बारीक थे कि अंग्रेज जब उन्हें बुनी हुई हवा कहते थे, तो फिर क्या हुआ? हम टूटे नहीं, हमें तोड़ा गया। और हमें तोड़ने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया गया वह था हमारी एकता को नष्ट करना। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। यह सिर्फ एक राजनीतिक नीति नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बीच आग लगाई। उन्होंने ऊंची जाति और नीची जाति के बीच खाई गहरी की। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच भेद बढ़ाया। उन्होंने शिक्षित और अशिक्षित के बीच दीवार खड़ी की। और जब हम आपस में लड़ने लगे तब वे राज करते रहे। और आज भी हम लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। क्या हम अब भी उसी पुराने जाल में हैं? एक दार्शनिक ने कहा था, जो इतिहास को नहीं जानता वह उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। हम आजादी की लड़ाई तो पढ़ते हैं, हम भगत सिंह को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, सुभाष को याद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह शत्रु इतना शक्तिशाली कैसे बना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैकाले भारत आया 1835 में, तो उसने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने कहा था, मैंने भारत का चप्पा चप्पा घूमा है, मुझे यहाँ एक भी भिखारी नहीं मिला, मुझे यहाँ एक भी चोर नहीं मिला। इस देश की संपन्नता और नैतिकता देखकर मैं हैरान हूं। जब तक इस देश की रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी इस पर शासन नहीं किया जा सकता। और इस देश की रीढ़ है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसकी प्राचीन और गौरवशाली परंपराएं। और फिर उसने एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाई। वह शिक्षा व्यवस्था जो हमें सिखाती थी कि हम पिछड़े हैं, जो हमें हमारी भाषा से हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से काटती थी, जो हमें अंग्रेज बनाना चाहती थी, रंग में काला लेकिन सोच में गोरा। और उसी शिक्षा व्यवस्था का असर आज भी है। आज भी हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। आज भी हम सोचते हैं जो अंग्रेजी में बात करे वह पढ़ा लिखा है, जो हिंदी में बात करे वह गंवार है। यह मानसिक गुलामी है और यह गुलामी सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो बेड़ियां दिखती हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो बेड़ियां मन में होती हैं वे तोड़ी नहीं जाती, वे तो दिखती भी नहीं। रामायण में एक प्रसंग है, जब हनुमान जी पहली बार समुद्र पार करने वाले थे तो वे झिझक रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वे इतनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तब जांबवंत ने उनसे कहा, हनुमान तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो, याद करो तुम कौन हो। और हनुमान को याद आया और उन्होंने उड़ान भरी। भारत के साथ भी यही हुआ, हम अपनी शक्ति भूल गए। हमें याद दिलाना होगा हम कौन थे, लेकिन कौन थे से भी ज्यादा जरूरी है गुलाम कैसे हुए ताकि हम फिर न हो। इतिहास में एक और घटना है चाणक्य की। जब मगध का साम्राज्य था तब नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था और चाणक्य ने कहा था, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक इस राज्य को उखाड़ नहीं फेंकता। और चाणक्य ने एक बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया, सैनिक रूप से नहीं, पहले मानसिक रूप से। उन्होंने उसे सिखाया, खुद को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने दुश्मन की कमजोरी को समझो। और यही है वह ज्ञान
जो हमें चाहिए। हमें जानना है अपनी शक्ति को, और जानना है वह कमजोरी जिसने हमें गुलाम बनाया। तो आज मैं तुम्हें वह 3 कमजोरियां बताता हूं जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया। और ध्यान से सुनो, क्योंकि यही 3 कमजोरियां आज भी हमारे भीतर हैं। पहली कमज, डोरी फूट। हम एकजुट नहीं थे। राजाओं में दुश्मनी थी, जाति में बांटे थे, धर्म के नाम पर लड़ते थे, और अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा उठाया। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ लड़ाया, और जब सब अलग अलग लड़े तो सब हार गए। आज भी यही होता है। जब कोई नेता आता है और कहता है वे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तो हम आपस में लड़ने लगते हैं, और जो असली दुश्मन है वो देख रहा होता है। दूसरी कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी। हमें यह विश्वास दिला दिया गया कि हम अयोग्य हैं, कि हम नहीं कर सकते, कि जो बाहर से आया है वह बेहतर है। और जब यह विश्वास मन में घर कर गया तो हमने लड़ना बंद कर दिया, हमने सोचना बंद कर दिया। आज भी कितने भारतीय हैं जो सोचते हैं मैं कर सकता हूं, और कितने हैं जो सोचते हैं मुझसे कहां होगा। यही वह आत्म संशय है जो गुलामी की सबसे बड़ी जड़ है। तीसरी कमजोरी, वर्तमान में जीना। भारतीय समाज हमेशा अभी में जीता था। आज का खाना खाओ, कल की कल देखी जाएगी। इसमें एक आध्यात्मिक गुण भी था, लेकिन इसी के साथ एक कमजोरी भी थी। हम दूरदर्शी नहीं थे। हमने नहीं सोचा कि यह व्यापारी जो आज मित्र बनकर आया है कल क्या करेगा, और जब तक हमें समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आज भी कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। कितने लोग हैं जो देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। कितने लोग हैं जो सोचते हैं मेरी आज की सोच कल क्या परिणाम लाएगी। यह 3 कमजोरियां, फूट, आत्म संशय और दूरदृष्टिहीनता, यही भारत की गुलामी की जड़ें थीं, और यही आज भी हमारी व्यक्तिगत गुलामी की जड़ें हैं। अब एक और कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी थीं। आंधियां आती, तूफान आते, लेकिन पेड़ अटल रहता। गांव के लोग उस पेड़ की छाया में बैठते, उसके फल खाते। एक दिन एक व्यापारी आया। उसने कहा, यह पेड़ बहुत पुराना है, इसे काट दो। इसकी जगह एक नई दुकान बनाओ, उससे पैसा मिलेगा। गांव के लोग लालच में आ गए और उन्होंने पेड़ काट दिया। अगले साल जब गर्मी आई तो छाया नहीं थी। जब बारिश आई तो मिट्टी बह गई। जब फसल लगाई तो मिट्टी की उर्वरता खत्म हो चुकी थी। और वह व्यापारी, वह कभी दुकान नहीं बनाई, वह कहीं और चला गया। यही हुआ हमारे साथ। हमारी जड़ें थीं, हमारी भाषाएं, हमारी परंपराएं, हमारा ज्ञान, हमारी एकता, और हमने उन्हें काट दिया लालच में, डर में या अनजाने में। और अब हम जड़ों के बिना पेड़ की तरह खड़े हैं। ऊपर से हरे दिखते हैं, लेकिन भीतर से खोखले। लेकिन और ये सुनो, ध्यान से एक जड़ होती है जो कभी नहीं कटती। वह चेतना, वह आत्मज्ञान, वह शक्ति जो भीतर है। और उसी चेतना को जगाने के लिए हमें इतिहास को सच में पढ़ना होगा, गुलामी को समझना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। क्योंकि जो अपनी कमजोरी नहीं जानता वह उसे दूर नहीं कर सकता, और जो अपनी कमजोरी नहीं दूर करता वह बार बार उसी जगह आ जाता है। तो आज मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं। वो प्रतिज्ञा ये नहीं है कि तुम अंग्रेजों से नफरत करो। वो प्रतिज्ञा ये नहीं है कि तुम इतिहास पर रोते रहो। वो प्रतिज्ञा ये है कि तुम खुद को जानोगे, अपनी शक्ति को पहचानोगे, और अपनी उन कमजोरियों को दूर करोगे जो तुम्हें आज भी गुलाम बनाए हुए हैं। भीतर की गुलामी से मुक्त होना, यही असली आजादी है, और यही आजादी दिलाने के लिए मैं यहाँ हूँ। गुलाम वह नहीं होता जिसके हाथों में बेड़ियां हों। गुलाम वह होता है जो बेड़ियों में रहकर भी यह भूल जाता है कि वह बेड़ियां हैं। और आजाद वह होता है जो बेड़ियों को पहचानता है और फिर एक एक करके उन्हें तोड़ता है। तुम बेड़ियां पहचान रहे हो, यही पहली आजादी है। और अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। पहले भाग में हमने समझा गुलामी क्या होती है, गुलामी कैसे आती है, गुलामी की जड़ें कहां होती हैं। लेकिन अब एक और सवाल, जब गुलामी इतनी गहरी थी, इतनी मजबूत थी, इतने सालों तक थी, तो वो टूटी कैसे? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या वह सच में टूटी या बस एक नया रूप ले लिया? आओ इसे समझते हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस रात दिल्ली में जश्न था। लोग सड़कों पर थे, दीपक जले थे,
नेहरू ने कहा था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से मिलन। लेकिन उसी रात, उसी 15 अगस्त की रात पंजाब में खून बह रहा था। लोग मारे जा रहे थे, घर जले जा रहे थे, माताएं अपने बच्चों को खो रही थी। आजादी मिली, लेकिन किस कीमत पर? और यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है। एक मां थी, उसका नाम था शांति। वह लाहौर में रहती थी। जब देश बंटा तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपने पड़ोसी जिनके साथ उसने पीढ़ियां बिताई थीं उन्हें छोड़ना पड़ा। उसने एक ट्रेन पकड़ी। उस ट्रेन में हजारों लोग थे, सब डरे हुए, सब भागते हुए। रास्ते में उस ट्रेन पर हमला हुआ। उसने अपना बेटा खो दिया। जब वो दिल्ली पहुंची तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, न घर, न जमीन, न बेटा। बस एक साड़ी थी और आंखों में वो सपना कि यह देश अब उसका है। वह शांति, क्या वह आजाद थी? क्या वह आजादी जो लाखों शांतियों की कीमत पर मिली, क्या वह पूरी आजादी थी? नहीं, आजादी सिर्फ तब पूरी होती है जब हर इंसान आजाद हो। और इसीलिए आज यह प्रश्न जरूरी है कि हम गुलाम कैसे हुए थे, क्योंकि जब हम ये समझेंगे तभी हम ये भी समझेंगे कि आज हम कहां हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसी दिन एक नई बहस शुरू हुई। देश में दो तरह के लोग थे। पहले वे जो कहते थे हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें, हम अपनी भाषा में बात करें, अपनी परंपराओं को जिएं, अपने तरीके से देश बनाएं। दूसरे वे जो कहते थे अब हम आधुनिक बने, पश्चिम से सीखें, विज्ञान अपनाएं, औद्योगिक बने। दोनों में से कोई गलत नहीं था, लेकिन दोनों में से कोई पूरा भी नहीं था। और इस बहस में जो सबसे जरूरी चीज थी वो खो गई। वह थी हमारी आत्मा, हमारी वह पहचान जो न पूरी तरह प्राचीन थी न पूरी तरह आधुनिक, जो हमारी थी अपनी, मौलिक, जीवित। और इसी पहचान की खोज में भारत आज भी भटक रहा है। लेकिन अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं, एक बात जो शायद तुम्हें चौंका दे। गुलामी सिर्फ बाहर से नहीं आती। गुलामी तब आती है जब हम खुद से झूठ बोलते हैं, जब हम खुद से कहते हैं मुझे नहीं पता, जब सच में हमें पता होता है, जब हम खुद से कहते हैं मैं कर नहीं सकता, जब सच में हम कर सकते हैं, जब हम खुद से कहते हैं यही मेरी किस्मत है, जब सच में हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये आत्म धोखा, ये सबसे बड़ी गुलामी है। और यह गुलामी किसी अंग्रेज ने नहीं दी, यह हमने खुद को दी है। महाभारत में एक प्रसंग है, जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने धनुष रख दिया। वह बोला मैं नहीं लड़ सकता, ये सामने मेरे ही लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दादा हैं। और कृष्ण ने कहा अर्जुन यह कायरता है, ये भागना है, ये गुलामी है अपनी भावनाओं की, अपने मोह की। और फिर कृष्ण ने गीता सुनाई। गीता का पहला संदेश यही है, अपनी गुलामी को पहचानो, अपने मोह की गुलामी, अपने डर की गुलामी, अपनी अज्ञानता की गुलामी। और जब तक हम इसे नहीं पहचानते हम लड़ नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते। अब मैं तुम्हें एक और ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं। क्या तुम जानते हो जब अंग्रेज भारत से गए तब उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने छोड़ी एक शिक्षा व्यवस्था जो अभी भी हमारे बच्चों को वही सिखाती है जो मैकाले चाहता था। उन्होंने छोड़ी एक न्याय व्यवस्था जो अभी भी उन्हीं कानूनों पर चलती है जो अंग्रेजों ने बनाए थे। उन्होंने छोड़ी एक मानसिकता जो कहती है जो पश्चिम से आए वह अच्छा है, जो हमारा है वह पुराना है। यानी अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। और यही असली प्रश्न है, क्या हम आजाद हैं या बस एक नए की स्म की गुलामी में हैं? आज हम अमेरिका की नकल करते हैं, आज हम अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, आज हम विदेशी ब्रांड पहनते हैं, विदेशी खाना खाते हैं, विदेशी भाषा में सोचते हैं। और अपनी भाषा हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली वह पुरानी लगती है। अपनी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद वह अवैज्ञानिक लगती है। अपनी कला, अपना संगीत, अपना दर्शन वह बेकार लगता है। और विदेशी दवाइयां, विदेशी संगीत, विदेशी दर्शन वह आधुनिक लगता है। यह मानसिक गुलामी और कुछ नहीं है। लेकिन क्या यह सिर्फ देश की बात है? नहीं, यह तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी की भी बात है। क्या तुमने कभी किसी की तारीफ की तरफ देखकर खुद को बदलने की कोशिश की? क्या तुमने कभी किसी की खुशी देखकर अपनी खुशी को छोटा महसूस किया?
क्या तुमने कभी किसी के जीवन की नकल करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि वह सफल लगता है? यही गुलामी है। जब तुम दूसरे की जिंदगी की नकल करते हो तब तुम अपनी जिंदगी खो देते हो, और जब तुम अपनी जिंदगी खो देते हो तब तुम वाकई गुलाम हो जाते हो। एक छोटी सी कहानी। एक नदी थी। वह अपनी राह चलती थी पहाड़ों से, वादियों से, जंगलों से, कभी तेज, कभी धीमी, कभी गहरी, कभी उथली। एक दिन उस नदी ने समुद्र से पूछा, तुम इतने बड़े कैसे हो? समुद्र ने कहा, मैंने कभी किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, मैंने बस अपनी राह चली और जो मुझसे मिला सब उसमें समा गया। नदी ने पूछा, मतलब? समुद्र ने कहा, मतलब यह कि जो अपने रास्ते पर चलता है वह बड़ा होता है, जो दूसरे के रास्ते पर चलता है वह खो जाता है। यही जीवन का सत्य है और यही इतिहास का सत्य है। भारत जब तक अपने रास्ते पर था वह शक्तिशाली था, जब उसने दूसरों का रास्ता अपनाया वह गुलाम हो गया, और यही तुम्हारे जीवन में भी है। अब मैं तुम्हें वो 3 चीजें बताता हूं जो भारत को आजाद करती थी और जो तुम्हें भी आजाद कर सकती है। पहली चीज, स्वाभिमान। भगत सिंह को याद करो, वह जब फांसी चढ़ने वाले थे तो उनके चेहरे पर डर नहीं था, मुस्कान थी। उन्होंने अपने साथी को कहा था, हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे इस देश के दिल में, और वे जिंदा हैं। यह स्वाभिमान था। यह वह अनुभव था कि मेरा जीवन कुछ बड़े के लिए है। जब तुम्हारे भीतर स्वाभिमान होता है तब कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। दूसरी चीज, सत्य। गांधी को याद करो, उन्होंने कहा था, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सच का साथ देना चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जब हम झूठ में जीते हैं तब हम गुलाम होते हैं, क्योंकि झूठ को बचाने के लिए हमें और झूठ बोलने पड़ते हैं, और धीरे धीरे हम उस झूठ के कैदी हो जाते हैं। और जब हम सच में जीते हैं तब हम मुक्त होते हैं। तीसरी चीज, एकता। जब 1857 में विद्रोह हुआ तो वह एकजुट नहीं था, इसलिए वह कुचल दिया गया। लेकिन जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो पूरा देश एकजुट था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थे, और उस एकता की शक्ति के सामने ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। एकता यही सबसे बड़ा हथियार है, और यह हथियार आज भी काम करता है। जब तुम अपने परिवार में एकजुट हो तो मुश्किलें टूट जाती हैं। जब तुम अपने समाज में एकजुट हो तो बदलाव आता है। जब तुम अपने देश में एकजुट हो तो दुश्मन का साहस नहीं होता। लेकिन जब तुम आपस में लड़ते हो तब हर दुश्मन ताकतवर हो जाता है। यह ऐतिहासिक सत्य है और यह जीवन का सत्य भी है। अब मैं तुम्हारे सामने एक बहुत गहरा प्रश्न रखता हूं। अगर आज भगत सिंह होते तो वे क्या करते? वे शायद सड़कों पर नहीं होते, वे शायद किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं होते, वे शायद हमारे बीच बैठकर ये पूछते, तुम आज कितने जागे हुए हो, तुम आज कितनी सच बात कहते हो, तुम आज कितना एकजुट हो। क्योंकि आज की लड़ाई बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, आज की लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, और विचारों की लड़ाई में जो जागा हुआ है वही जीतता है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जहां मन निडर हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, वही स्वर्ग है। यह स्वर्ग बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है, और उस स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता है जागरण। अपने मन से गुलामी को निकालो, अपने विचारों को स्वतंत्र करो, अपनी जड़ों को पहचानो और अपनी शक्ति को जगाओ। यह काम किसी नेता का नहीं, यह काम किसी सरकार का नहीं, यह काम तुम्हारा है, और तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो तुम्हें बताया गया, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जो व्यक्ति अपनी गुलामी को पहचान लेता है वो पहले से ही आधा आजाद हो जाता है, और जो उस गुलामी को तोड़ने का संकल्प कर लेता है वो पूरी तरह आजाद हो जाता है। आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये देश, ये धरती, ये संस्कृति, ये तुम्हारी है। इसके रक्षक तुम हो, इसके निर्माता तुम हो, इसका भविष्य तुम हो, और तुम तभी ये कर सकते हो जब तुम जागे हुए हो, जब तुम जानते हो कि हम कहां से आए, जब तुम जानते हो कि हम गुलाम कैसे हुए, जब तुम जानते हो कि वह गलतियां क्या थीं जिन्होंने हमें कमजोर किया, और जब तुम यह जानते हो तब तुम वही गलतियां नहीं दोहराते, तब तुम एकजुट रहते हो, तब तुम सच बोलते हो, तब तुम स्वाभिमान से जीते हो, और यही असली आजादी है। आजादी कोई तारीख नहीं है। 15 अगस्त एक दिन है, एक पड़ाव है, लेकिन आजादी एक यात्रा है, एक सतत आजीवन यात्रा। हर रोज अपने मन की गुलामी से लड़ो, हर रोज एक झूठ को सच से बदलो,
हर रोज एक डर को साहस से जीतो, यही आजादी की असली लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ तुम लड़ सकते हो, कोई और नहीं। इतिहास ने यह सिखाया है कि बाहरी ताकत से आजादी मिलती है, लेकिन भीतर की ताकत से आजादी टिकती है। भारत को बाहरी आजादी 1947 में मिली, लेकिन भीतरी आजादी तब मिलेगी जब हम सब जागेंगे। और वह जागरण आज इस पल यहां शुरू होता है। तुम्हारे भीतर एक दीपक जब जलता है तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं जलाता, वो आसपास के अंधेरे को भी मिटाता है। तुम वह दीपक हो। आज इस प्रवचन को सुनकर तुम्हारे भीतर जो एक चिंगारी जगी है, उसे बुझने मत दो, उसे जलाओ, उसे बढ़ाओ, उसे दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि जब एक एक दीपक जलता है तो पूरा घर रोशन हो जाता है। जब एक एक इंसान जागता है तो पूरा देश जागता है, और जब पूरा देश जागता है तब कोई शक्ति उसे गुलाम नहीं कर सकती। यही संदेश है, यही सत्य है, यही आजादी का असली अर्थ है। तुम जागो, तुम उठो, तुम चलो। इतिहास तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वह इतिहास जो तुम बनाओगे वह गुलामी का नहीं होगा, वह आजादी का होगा, गौरव का होगा, जागरण का होगा। यह संकल्प करो आज अभी इसी पल कि मैं जागूंगा, कि मैं सच बोलूंगा, कि मैं एकजुट रहूंगा, कि मैं अपनी जड़ों को नहीं भूलूंगा, कि मैं अपने भीतर की गुलामी को तोड़ूंगा। और जब तुम ये संकल्प लेते हो तब सच में पहली बार तुम आजाद होते हो। यही आजादी है, यही मुक्ति है, यही जीवन है।